में हम बात करने वाले हैं रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक चेक्स एंड द ट्रंकेटेड चेक्स एंड ये बैंक प्रमोशंस को लेकर के हमारा सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी वी कवर्ड द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपको उस वीडियो का एक्सेस चाहिए, उस वीडियो के लिंक्स चाहिए एंड पीडीएफ नोट चाहिए, मेक श्योर कि आप जल्दी से हमारे व्हाट्सएप चैनल पर सब्सक्राइब कर लें। दैट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सिंपली लिखना है प्रमोशन अपडेट्स और उसे व्हाट्सएप कर देना है टू द नंबर 8360944207 के ऊपर। कंप्लीट कोर्स रहने वाला है बैंक प्रमोशन को लेकर के, जिसमें इस वीडियो सीरीज में हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सभी वीडियोस प्रोवाइड करने वाले हैं, चाहे वो प्रिंसिपल बैंकिंग से रिलेटेड हो, अकाउंटिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो हम बात करें फॉरेन एक्सचेंज की या गवर्नमेंट स्कीम्स की या बैंकिंग अवेयरनेस की, आरबीआई अपडेट्स की। सब चीजें ए टू जेड कवर की जाएंगी। सभी बैंक्स के लिए ये कोर्स एप्लीकेबल है, जनरल बैंकिंग की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपको बैंकिंग अवेयरनेस कैप्सूल भी मिलने वाला है। तो जल्दी से लिखो प्रमोशंस, और प्रमोशंस लिख करके आपको व्हाट्सएप करना, मैं चैट में ड्रॉप कर देता हूं। यू नीड टू राइट प्रमोशंस एंड यू नीड टू व्हाट्सएप इट टू नंबर 8360944207 एंड आई विल बी शेयरिंग फर्दर ऑल द डिटेल्स विद यू। मेक श्योर करना कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर के आऊं आपको उसका एक्सेस जरूर मिल पाए। राइट, चलिए आज का सेशन करते हैं जल्दी से स्टार्ट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक चेक। जैसे नाम से पता लगता है, आप इस चेक को इलेक्ट्रॉनिकली क्रिएट कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली इसके ऊपर सिग्नेचर्स कर रहे हो एंड वो चेक वैलिड माना गया। दैट इज अ इलेक्ट्रॉनिक चेक। यानी कि कोई आप हैंड रिटन चेक की बात नहीं कर रहे हो। वी आर टॉकिंग अबाउट अ चेक जो कि इलेक्ट्रॉनिकली ही बना है, डिजिटली उसको क्रिएट करा गया है, डिजिटली ही उसके ऊपर सिग्नेचर किए गए हैं। बट हाँ, उसमें बायोमेट्रिक्स का होना, एसिमेट्रिक जो क्रिप्टो सिस्टम है जिसमें डबल कीज का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है, वो होना ना होना मैंडेटरी नहीं होता है। दैट इज अ इलेक्ट्रॉनिक चेक। फर्दर इसके बाद बात आती है रिलेटेड टू द ट्रंकेटेड चेक। ट्रंकेटेड चेक सिंपल सा फंडा है जिसमें आप फिजिकल मूवमेंट चेक की नहीं करते हो, यानी कि फिजिकल मूवमेंट जो होती है वो खत्म हो जाती है एंड ओनली द इलेक्ट्रॉनिक इमेज इज बीइंग ट्रांसमिटेड। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इमेज ट्रांसमिट की जाती है। दैट इज द ट्रंकेटेड चेक। उसको ट्रंकेटेड चेक कहा जाता है। अच्छा, जल्दी से बताइएगा दैट इन द केस ऑफ द चेक्स हाउ मेनी पार्टीज आर देयर। कितनी पार्टीज होती हैं चेक के केस में? एनीवन काइंडली डू आंसर एट द अर्लीस्ट कि चेक के केस में कितनी पार्टीज होती हैं। वी आर हैविंग द 3 पार्टीज एज पर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। जो चेक होता है उसमें 3 पार्टीज होती हैं। वन, इट इज ऑलवेज द ड्रॉर। ड्रॉर वो पर्सन होता है जो अकाउंट होल्डर है, जिनका अकाउंट मेंटेन्ड है, जिसको चेकबुक इश्यू की गई है। सो अकाउंट होल्डर जो होता है दैट इज द ड्रॉर। एंड ये चेक जो ड्रॉ किया जाएगा दैट विल ऑलवेज बी ड्रॉन ऑन अ बैंक। तो जो ड्रॉई रहेगा इन केस ऑफ द चेक दैट इज ऑलवेज अ बैंक। वो हमेशा और हमेशा एक बैंक रहने वाला है। ड्रॉई विल ऑलवेज बी अ बैंक, राइट। एंड फर्दर, अब ड्रॉर ने ये चेक दे दिया है पर्सन ए को कि भाई आप पेमेंट ले लेना, तो पर्सन ए जो कहलाएगा दैट विल बी द पे, क्योंकि इसको पेमेंट मिलनी है। द पर्सन विल बी गेटिंग द पेमेंट, राइट। नाउ लेट्स से केस की ये चेक इनको दिया गया और ये चले जाते हैं अपने बैंक के पास, लेट्स से XYZ बैंक के पास, और जो ड्रॉई बैंक है दैट्स अ डिफरेंट बैंक। लेट्स कंसीडर कि वो ABC बैंक है, राइट। अब XYZ बैंक जो है वो चेक को एक्सेप्ट कर लेगा फॉर द कलेक्शन पर्पसेस। एंड हमने कल की वीडियो में पढ़ा था बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप क्या रहेगा फॉर द कलेक्शन ऑफ चेक पर्पसेस। एजेंट प्रिंसिपल का रहेगा, राइट। एजेंट एंड प्रिंसिपल की तरह रहेगा करेक्शन का जो रहेगा। अब उस पॉइंट के ऊपर जो बैंक है वो क्लियरिंग हाउस में चेक को भेजने की जगह पर जो एक इमेज है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज है, उसे भेजेगा फर्दर आगे क्लियरिंग हाउस में। एंड फर्दर वो क्लियरिंग हाउस के द्वारा नेटिंग करते हुए भेजी जाएगी। जो भी सम ऑफ आपके पास चेक्स होगा वो भेजा जाएगा ABC बैंक के पास। ABC बैंक सभी चीजों को क्लैरिफाई करते हुए अपना बैलेंस बताएगा, चेक क्लियर है कि नहीं है। एंड फर्दर द मैसेज विल बी ट्रांसमिटेड एंड फर्दर दिस मैसेज विल बी ट्रांसमिटेड टू द कलेक्टिंग बैंक एंड अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू द एज अकाउंट, राइट। तो ये सिंपल सा प्रोसेस जो होता है ये फॉलो किया जाता है क्लियरिंग हाउस में, राइट। नाउ let's have a look at the particular point related to the positive pay system and the continuous clearing in CTS, right? So सबसे पहले समझते हैं कि पॉजिटिव पे सिस्टम क्या होता है। आर यू अवेयर रिलेटेड टू द पॉजिटिव पे सिस्टम? अब जितने भी
बड़ी जो कह लो आपके ट्रांजैक्शंस होती हैं, राइट, चेक्स के केस में जो भी बड़ी ट्रांजैक्शन के चेक होते हैं उनको एज सच सीधा क्लियर नहीं किया जाता। उनके लिए पहले क्या किया जाता है, एक कंफर्मेशन ली जाती है, एंड दिस इज मैंडेटरी फॉर द चेक्स जिनका अमाउंट 5 लाख या उससे ज्यादा का होता है। लाइक पॉजिटिव पे सिस्टम जो है वो एक वैलिडेशन मैकेनिज्म है। किसने इंट्रोड्यूस किया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया। एंड किस पर्पस के लिए किया? ताकि जो फ्रॉड्स हैं वो ना हो, उनको चेक फ्रॉड को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए जो पीपीएस सिस्टम है उसे लेकर के आया गया है। दैट इज अ मेन फंडा रिलेटेड, ठीक है, उसी पर्पज से हम पीपीएस का इस्तेमाल करते हैं, राइट। एंड पीपीएस के केस में क्या होता है कि 5 लाख या उससे ज्यादा की वैल्यू के जो चेक होते हैं वहां पर बैंक अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से जो है, नॉट डिस्क्रिशन बट मैंडेटरीली उन्हें पॉजिटिव पे बेसिकली कंफर्मेशन लेनी पड़ती है फ्रॉम द ड्रॉर। यानी कि जो पर्सन ने चेक ड्रॉ किया था उस पर्सन को आप कॉल करेंगे, आप उनसे पूछेंगे कि चेक नंबर क्या है, चेक डेट क्या है, चेक अपने पेई का नाम क्या है, चेक का अमाउंट क्या है, राइट, दैट इज बीइंग डन। एंड कंफर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है थ्रू द बैंक अप्रूव्ड डिजिटल चैनल्स, जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, एसएमएस या फिर ब्रांच सबमिशन के थ्रू, राइट। सो दिस इज मैंडेटरी फॉर द हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस। जो हाई वैल्यू चेक्स है उनके लिए चीज मैंडेटरी है। एंड आरबीआई की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग दिस इज मैंडेटरी वेयर द अमाउंट इज 5 लाख और 5 लाख प्लस। बैंक्स अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से चाहे तो लोअर अमाउंट को भी सेटल कर सकते हैं, यानी कि लोअर अमाउंट के ऊपर भी ये फैसिलिटी को अवेलेबल करवा सकते हैं। अब ये सिस्टम कैसे काम करता है, सिंपल 4 स्टेप्स में समझने की कोशिश करते हैं। बैंक जो है वो क्रॉस वेरीफाई करेगा, यानी कि चेक को जो प्रेजेंट किया गया है तो बैंक जो है वो क्रॉस वेरीफाई करता है इन सभी डिटेल्स को, चेक की डिटेल्स को एज पर द अपरेंट टेनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। एंड फर्दर जो चेक है उसके बाद वैलिडेट किया जाता है, यानी कि चेक की इंफॉर्मेशन को पूछा जाता है फ्रॉम द कस्टमर। कस्टमर वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करेगा, बताएगा वो, राइट। एंड उसके बाद जो चेक है या तो उसे ऑनर कर दिया जाएगा अगर चेक डिटेल मैच कर रही है, अगर नहीं मैच कर रही है तो चेक को वापस कर दिया जाएगा, डेट विल बी अनपेड, तो उसे वापस कर दिया जाएगा। कौन सी डिटेल्स इसेंशियल होती हैं? इट इज अ चेक नंबर, डेट, अमाउंट, पे नेम, अकाउंट नंबर। दीज डिटेल्स आर इसेंशियल डिटेल्स विच आर बीइंग कंफर्म्ड, जिनको कंफर्म किया जाता है, राइट। सो इन सभी डिटेल्स को कंफर्म करा जाता है। एंड फर्दर मल्टीपल सबमिशन चैनल्स कुड बी देयर, इट कुड बी डन थ्रू द इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एसएमएस, एटीएम, ब्रांच लेवल ओवर देयर, राइट। तो मल्टीपल सिस्टम से आप उनको बता सकते हो। अब बेनिफिट क्या है कि चेक फ्रॉड खत्म होता है, कस्टमर के फंड्स प्रोटेक्टेड रहते हैं, आपके डिस्प्यूट बैंक के हिसाब से कम होते हैं। अगर देखो, अगर कोई ऐसा होगा ही नहीं कि बैंक गलती से पास कर देगा इंस्ट्रूमेंट को, तो डेफिनेटली डिस्प्यूट भी कम होंगे, और अगर डिस्प्यूट कम है तो ओवरऑल जो ट्रस्ट है कस्टमर्स का वो भी इंक्रीज होता है। सो दीज आर द बेनिफिट रिलेटेड टू इट, राइट। अब देखो, यही सब चीजें जो मैंने आपको अभी बताई, सेम चीज यहां पर बताई गई है। जल्दी से इनको फटाफट से करते हैं गो थ्रू। पॉजिटिव पे सिस्टम एक चेक वेरिफिकेशन सिस्टम है, ये हमने गो थ्रू कर लिया ऑलरेडी। एंड पॉजिटिव से सिस्टम आरबीआई ने इंट्रोड्यूस करा था, आरबीआई की इंस्ट्रक्शन है, मैंडेटरी है, और जहां पर अमाउंट 5 लाख या उससे ज्यादा है वहां पर मैंडेटरी है। चेक नंबर, चेक डेट, चेक अमाउंट, पे नेम, अकाउंट नंबर, ये डिटेल्स सबमिट करनी पड़ती हैं। और कैसे सबमिट कर सकते हो डाटा को? इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, मोबाइल बैंकिंग, एसएमएस, एटीएम, यानी कि जो कोई भी टच पॉइंट्स हैं उनके थ्रू इंफॉर्मेशन को आप सबमिट कर सकते हो। एंड कब डिटेल सबमिट करनी होती है? बिफोर द चेक इज प्रेजेंटेड, राइट। ये डिटेल्स कब सबमिट करनी होती हैं? जब आप प्रेजेंट नहीं करते हो क्लियरिंग हाउस में, उससे पहले ये डिटेल्स सबमिट करनी होती है। और ये सिस्टम कैसे काम करता है? जब चेक पेमेंट के लिए आएगा तो बैंक मैच करेगा उन डिटेल्स को जो कि कस्टमर के द्वारा प्रोवाइड की गई है। अगर तो डिटेल्स मैच कर गई तो चेक को पे कर दिया जाएगा, अदरवाइज द चेक विल बी रिटर्न्ड अनपेड, उसको वापस कर दिया जाएगा। अब ड्रॉर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है? लेट्स अंडरस्टैंड। रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि करेक्ट डिटेल्स प्रोवाइड करे, ये जरूरी होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पेइंग बैंक की। पेइंग बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि उनको वेरीफाई करना चेक की डिटेल्स को पेमेंट करने से पहले। और कलेक्टिंग बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उनको पीपीएस कंप्लायंस चेक करना है कि पीपीएस यानी कि पॉजिटिव पे सिस्टम के साथ आप कंप्लाई करवा पा रहे हो या फिर कंप्लाई नहीं करवा पा रहे हो। दिस इज काइंड ऑफ मैंडेटरी थिंग विच इज टू बी डन। अगर पीपीएस का पार्ट आपको यहां तक क्लियर हो गया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दें और वीडियो को शेयर भी साथ साथ करते रहे, ठीक है। आपका एक लाइक एंड एक शेयर जो है वो हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लेकर के आते रहे, राइट। सो दैट्स द केस, ठीक है जी।
चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। इट्स रिलेटेड टू की बेनिफिट क्या है। आपका चेक सिस्टम जो फ्रॉड है वो प्रिवेंट होता है, लोगों की जो कस्टमर की मनी है वो प्रोटेक्ट होती है, लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है और डिस्प्यूट जो होते हैं वो भी कम होते हैं। ऑलरेडी वी हैव रेड अबाउट। अगर डिटेल सबमिट नहीं की जाती हैं तो बैंक चेक को अनपेड रिटर्न वापस कर सकता है, दैट कैन आल्सो बी डन। और लीगल प्रोटेक्शन भी मिलती है। पीपीएस से बैंक का जो डिफेंस सिस्टम है वो ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि एक तरह से एक स्टेप है जो आप और इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो डेफिनेटली बैंक को बेनिफिट होता है उस पॉइंट से अगर हम देखें तो, राइट। एंड फर्दर उसके बाद हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, विच इज कंटिन्यूस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑन रियलाइजेशन इन चेक। अब चेक ट्रंकेशन के केस में आरबीआई की लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं और ये लेटेस्ट सर्कुलर के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि हम पुराने सिस्टम के हिसाब से बात कर रहे हैं। बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट जो कहीं पर किसी बुक में आपको नहीं मिलेंगे अभी तक, वो हम सभी चीजें इस कोर्स में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम क्या कहता है, कंटिन्यूस क्लियरिंग का सिस्टम क्या कहता है कि भाई बैच प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। जैसे एनईएफटी के केस में हुआ, पहले बैचेस क्या होते थे, कम होते थे, राइट। पहले बैचेस कम होते थे, अब क्या कर दिया गया, 48 हाफ आवरली बैचेस जो है वो शुरू कर दिए गए। कंटिन्यूस हो गया ना एक तरह से सिस्टम, यानी कि लगातार क्लियरेंस चल रही है। तो वही सेम ऑब्जेक्टिव यहां पर है। आरबीआई ने जो पुराना बैच प्रोसेसिंग सिस्टम था ना, उसको कंटिन्यूस क्लियरिंग सेटलमेंट के ऊपर कर दिया कि भाई हम धीरे धीरे इसको और फास्ट कर देंगे और ज्यादा बेटर बना देंगे, चेक क्लियरेंस को और ज्यादा अच्छा बना देंगे। ऐसा सिस्टम आरबीआई के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है और इसमें फेज्ड इंप्लीमेंटेशन की जाएगी। सबसे पहला जो फेज है दैट वाज इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 4th ऑफ द अक्टूबर एंड 2 जनवरी तक ये फेज रहना था, जो ऑलरेडी अब कवर अप हो चुका है। एंड डेफिनेटली ये सभी डिटेल्स आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चेक को बेसिकली कंटिन्यूस बेसिस पर क्लियर किया जाएगा ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स, यानी कि सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक चेक को क्लियर किया जाएगा। एंड फर्दर ये ड्रॉई बैंक्स के द्वारा कंफर्मेशन दी जाएगी बाय द 7 PM ऑन द सेम डे, यानी कि सेम डे के ऊपर क्लियरेंस रहेगी। एंड 3 जनवरी से सेकंड फेज स्टार्ट हो रहा है, जहां पर ड्रॉई बैंक को 3 घंटे के अंदर अंदर चेक का स्टेटस क्लियर करना पड़ेगा कि भाई चेक आपका पास हुआ है या फिर पास नहीं हुआ है। अगर देखो कोई रिस्पांस नहीं दिया ड्रॉई बैंक ने, तो ये मान लिया जाएगा कि चेक अप्रूव हो चुका है एंड उसे सेटलमेंट में इंक्लूड कर दिया जाएगा अकॉर्डिंगली। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। फेज 1 जो था वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जहां पर 10 से 4 बजे की बात की गई थी कि आप उस बेसिस पर क्लियरिंग वहां पर करेंगे। बट नाउ इट्स अबाउट द सेकेंड फेज। सेकेंड फेज है जहां पर आप चेक का स्टेटस कंफर्म करेंगे, 3 घंटे के अंदर अंदर स्टेटस को कंफर्म करने वाले हैं। दैट इज बीइंग डन नाउ, राइट। सो दिस इज द सेकेंड फेज जहां पर इंस्ट्रूमेंट को 3 घंटे के अंदर क्लियर किया जाएगा। रास्ता तो यही है, मेरी क्लास चल रही है। अभी आओगे वापस आप? कितना टाइम में? 2-3 मिनट लगो, 4 मिनट। फिर मेरे को ना हल्का सा हल्की से बात करना, वीडियो में बताना, वीडियो चल रही है, ठीक है, ऑनलाइन। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट, देयर वाज सम डिसरप्शन, बट पॉइंट इज कि फर्स्ट जो फेज था डेट वाज रिलेटेड, जो हमारा स्टार्ट हुआ था फ्रॉम 4th ऑफ द अक्टूबर 2025, 2 जनवरी 2026 तक वो आपका सिस्टम चला। एंड फर्दर 7 बजे तक कंफर्मेशन करनी पड़ी थी, 10 से 4 बजे तक की आपकी बेसिकली क्लियरेंस चलनी थी। और सेकेंड फेज स्टार्ट हो गया है फ्रॉम द 3rd ऑफ द जनवरी, जहां पर 3 घंटे के अंदर अंदर आपको स्टेटस बताना पड़ेगा। अगर आप स्टेटस नहीं बताते हो, यानी कि ड्रॉई बैंक स्टेटस नहीं बताता है, तो ये चीज कंफर्म कर ली जाएगी, ये चीज मान ली जाएगी कि आपका इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, ये चीज माना जाएगा, राइट। आप टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू द सेटलमेंट ऑन रियलाइजेशन, यानी कि एक बार अगर चेक को कंफर्म कर लिया, यानी कि पॉजिटिवली आपने कंफर्म कर दिया या डीम्ड अप्रूवल हो गया, तो सेटलमेंट बिटवीन बैंक्स को कंसीडर कर लिया जाएगा, यानी कि इमीडिएटली सेटलमेंट जो है वो कर दी जाएगी। फर्दर अगर हम बात करें रिलेटेड टू कंटिन्यूस प्रेजेंटमेंट के बारे
में या फिर कंफर्मेशन विंडोज के बारे में, जो चेक डिपॉजिट किए गए हैं, स्कैन किए गए हैं, उनको कंटिन्यूसली प्रेजेंट किया जाएगा। अब ऐसा फिक्स साइकिल के लिए वेट नहीं किया जाएगा, डेट विल बी वेटिंग कि 12 बजे आपने चेक जमा करने हैं या आपने शाम को 3 बजे जमा करने हैं, ऐसा वेट नहीं किया जाएगा। कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर चेक को प्रेजेंट किया जाएगा। ड्रॉई बैंक को विद इन द पर्टिकुलर विंडो, यानी कि 3 घंटे की जो विंडो है ना अभी, उसके अंदर अंदर उन्हें बताना पड़ेगा कि इंस्ट्रूमेंट को उन्होंने ऑनर करा है या डिसऑनर करा है। एंड फर्दर ये प्रिस्क्राइब्ड टाइमलाइन के अंदर करना, फेज मैनर में करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये सेम डे क्लियरेंस का बेनिफिट कस्टमर्स तक डेफिनेटली पहुंचना काफी ज्यादा जरूरी है। एंड सेम डे क्लियरेंस के पर्पस के लिए जो चेक्स हैं उनको कट ऑफ टाइमिंग के अंदर अंदर जमा करना जरूरी है। ऐसा तो है नहीं कि 24 आवर चलेगी, तो 10 बजे से लेकर के 4 बजे के अंदर अंदर आपको ये चेक्स को डिपॉजिट करना जरूरी है। एंड ऑटो अप्रूवल मैकेनिज्म इज देयर। एज आई टोल्ड यू कि सेम डे में फेज 1 के अंदर 7 बजे तक था, वो तो कंप्लीट हो चुका। अब फेज 2 के अंदर क्या है कि विद इन 3 जो आपके वर्क क्लियरिंग आवर्स हैं जो उनके अंदर अंदर आपको क्लियर करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप नहीं बताते हो तो उन्हें क्लियर मान लिया जाएगा। नाउ द पॉइंट इज, बेनिफिट ये होने वाला है कि एक फास्टर फंड अवेलेबिलिटी होने वाली है। एक बार अगर आइटम आपकी क्लियर हो जाती है, सेटलमेंट हो जाती है, तो प्रेजेंटिंग बैंक जो है उसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कस्टमर को अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे के अंदर अंदर क्रेडिट दे देगा। यानी कि इस तरह से सोचो, आपने सुबह 10 बजे चेक जमा करवाया, 10 बजे से लेकर के आपके बैंक ने लेट से उसको प्रेजेंट कर दिया, 11 बजे प्रेजेंट कर दिया आगे, तो 11 बजे के बाद अब 3 घंटे हैं ड्रॉई बैंक के पास रिस्पॉन्ड करने के लिए कि भाई चेक ये क्लियर है कि नहीं है। अब जब एक बार रिस्पॉन्स प्रेजेंटिंग बैंक के पास आ गया, यानी कि कलेक्टिंग बैंक के पास आ गया, उसके बाद विद इन जस्ट 1 आवर आपको क्रेडिट मिलने वाला है, राइट। सो आरबीआई की गाइडलाइंस कहती हैं कि आप बिजनेस आवर्स के दौरान यानी कि 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक आप बेसिकली वर्किंग डेज के ऊपर सेम डे प्रोसेसिंग करोगे, सेम डे के ऊपर जो चेक है उनको क्लियर कर दोगे। एंड देयर इज वन स्पेशल क्लियरिंग बिफोर रोल आउट, स्पेशल क्लियरिंग बिफोर द रोल आउट, यानी कि स्पेशल क्लियरिंग सेशन था 3 अक्टूबर 2025 को, ताकि आपकी ट्रांजिशन हो जाए। अब देखो आप कंटिन्यूस क्लियरिंग में ट्रांजिट कर रहे हो, ठीक है, जो कि आपका स्टार्ट होने वाला था सिस्टम, तो अपने 3 अक्टूबर को एक स्पेशल सेशन दे दिया क्लियरिंग का कि भाई अब हमने ट्रांजिट करना है इस नए सिस्टम के ऊपर। अब इसका स्कोप क्या है उसको समझना जरूरी है। देखो जो कंटिन्यूस क्लियरिंग मॉडल है ना, ये सभी बैंक्स के ऊपर एप्लीकेबल है जो भी सीटीएस में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि चेक ट्रंकेशन सिस्टम में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो ऑलरेडी, चाहे पब्लिक बैंक है, प्राइवेट बैंक है, रीजनल बैंक्स है, कोऑपरेटिव बैंक्स है, आपके ऊपर ये कंटिन्यूस क्लियरिंग वाला मेथड चलेगा, आप उसके लिए एलिजिबल हो, आपको उसको मानना पड़ेगा। अब इसमें क्लियरिंग टाइम आपका रिड्यूस हुआ है, यानी कि आपका जो T+1 डेज का टाइम था या ज्यादा टाइम लगता था ओल्ड बैच बेस्ड सिस्टम के ऊपर, अब आपका ऑलमोस्ट सेम डे क्लियरिंग हो जाएगी, यानी कि विद इन आवर्स आपकी क्लियरिंग जो है अब वो होने वाली है। दैट इज अ मेन बेनिफिट विच विल बी अवेलेबल, राइट। एंड फर्दर सीटीएस बेसिस पर है, यानी कि ये जो होगा ये सीटीएस के फ्रेमवर्क के अंदर ही होगा, यानी कि चीज वही है, ट्रंकेटेड अभी भी है, लेकिन जस्ट जो टाइम विंडो है उसको रिड्यूस कर दिया गया है। सीटीएस यानी कि चेक ट्रंकेटेड है, अभी भी फिजिकल मूवमेंट चेक की नहीं हो रही है, डिजिटल जो इमेजेस हैं, डाटा है, वो कंटिन्यूस ट्रांसमिट हो रहा है, ये चीज की गई है। सेम डे क्रेडिट भी मिल रहा है, जस्ट आपको जैसे ही रिस्पॉन्स आया प्रेजेंटिंग बैंक को, उसके बाद विद इन 1 आवर क्रेडिट भी मिल जाएगा। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड काफी ज्यादा एक सहूलियत होने वाली है कस्टमर्स को भी। एंड ये जो सिस्टम है ये रियल टाइम विजिबिलिटी स्टेटस बताता है कि क्लियरिंग में कहां पर है, बैच साइकिल में कहां पड़ा डाटा। एंड डेफिनेटली अब ये पॉजिटिव पे के साथ भी इंटीग्रेटेड है। ये चीज समझो, जो चीज हमने ऊपर पढ़ी है अभी, मैंने इसी के कारण से आपको सबसे पहले सीटीएस के बारे में बताया, फिर मैंने आपको पॉजिटिव पे सिस्टम के बारे में बताया, एंड नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट द कंटिन्यूस पेमेंट सिस्टम, राइट। तो कंटिन्यूस क्लियरिंग जो पेमेंट सिस्टम है, आपका सेटलमेंट सिस्टम है, वो इसी बेसिस के ऊपर है कि पीपीएस आपका इसमें भी इंप्लीमेंट होगा, यानी कि 5 लाख या जो उससे भी ज्यादा की वैल्यूज वाले चेक है उनकी जो डाटा होगी कंफर्मेशन वो तो हो गई होगा, जिससे बैंक का फ्रॉड रिस्क खत्म होगा। नाउ कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कस्टमर को इस चीज को इंश्योर करना है कि एक्यूरेट जो चेक डिटेल्स हैं वो सबमिट करी जाएंगी उनके द्वारा विद इन द क्लियरिंग आवर्स, ताकि फास्टर क्लियरिंग का बेनिफिट उनको मिल जाए। अब वो फेज 2 एम्फेसिस के बारे में समझते हैं। देखो फेज 2 में क्या है कि 3 घंटे की कंफर्मेशन विंडो को आपको फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज टू बी फॉलोड, राइट। वो चीज को फॉलो करना
जरूरी है। एंड ऑपरेशनल स्टेबिलिटी पोस्ट इंप्लीमेंटेशन, देखो कुछ ना कुछ दिक्कतें तो कहीं ना कहीं आती रहती हैं, तो इनिशियल इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस जो हैं वो डेफिनेटली रिपोर्ट किए जाएंगे, उनमें कुछ बग्स मिलेंगे, हो सकता है कि हर जगह पर इसको एकदम से इंप्लीमेंट ना किया जाए, लेकिन आपको ये चीज बताता हूं कि होली और स्लोली ये चीज इंप्लीमेंट होनी ही होनी है, राइट। अब ट्रेडिशनल क्लियरिंग पूरी तरह से रिप्लेस हो जाएगी एक बार आपने कंटिन्यूस सेटलमेंट शुरू कर दी है, एंड आरबीआई रेगुलरली बेसिस के ऊपर, रेगुलेटरी बेसिस के ऊपर इस चीज को चेक भी करेगा कि क्या ये सेटलमेंट सिस्टम डायरेक्टिव्स को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, राइट। सो अभी तक हमने पढ़ा चेक ट्रंकेशन के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक चेक्स के बारे में, वी रेड अबाउट द पॉजिटिव पे सिस्टम, वी रेड अबाउट द कंटिन्यूस क्लियरिंग सिस्टम्स, राइट। यहां तक के सभी बात क्लियर हो गए। नाउ लेट्स मूव फर्दर टुवर्ड द गार्निशी ऑर्डर। अभी गार्निशी ऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं। होता क्या है, सिंपल सा सिस्टम समझने की कोशिश करो। लेट्स टेक द केस कि पर्सन ए है और पर्सन ए ने पैसे उधार पर लिए थे पर्सन बी से, ठीक है। पर्सन ए ने पैसा उधार पर लिया है पर्सन बी से, तो पर्सन ए है यहां पर डेटर क्योंकि इन्होंने पैसा उधार पर लिया है, और पर्सन बी है क्रेडिटर क्योंकि इन्होंने पैसा उधार पर दिया है, राइट। अब ये पैसा पर्सन वापस नहीं कर रहा, पर्सन ए डिफॉल्ट कर गया, पैसा वापस नहीं करता, लेकिन पर्सन ए के पैसे पड़े हैं एक बैंक के पास, यानी कि हम मान लेते हैं बैंक XYZ है जिसके पास पर्सन ए के पैसे पड़े हुए हैं, राइट। दैट मनी इज अवेलेबल विद द बैंक XYZ ओवर देयर। तो अगर मैं बैंक और कस्टमर का रिलेशनशिप देखता हूं तो इस केस में मैं दूसरी इंग्लिश से लिख देता हूं, तो इस केस में जो बैंक है डेट इज द डेप्टर क्योंकि बैंक ने पैसे पे करने हैं पर्सन ए के वापस, और पर्सन ए इस केस में क्रेडिटर है क्योंकि इन्होंने बैंक से पैसे वापस लेने हैं। तो इस तरह से समझो, पर्सन ए और बी के केस में पर्सन ए डेटर है, पर्सन बी क्रेडिटर है, लेकिन बैंक और ए के बीच में जो पर्सन ए है वो क्रेडिटर है क्योंकि उसने पैसे लेने हैं फ्रॉम द बैंक, राइट। दिस इज द सीन राइट नाउ। अब होता क्या है कि पर्सन बी जाता है उठ के कोर्ट के पास, एंड कोर्ट को जाके बोलता है कि भाई इसने मेरे पैसे वापस नहीं करे, राइट। एंड कोर्ट एक जजमेंट देता है, कोर्ट एक जजमेंट देता है कौन से दो पर्सन को लेकर के, एक पर्सन जो पर्सन क्रेडिटर है, दूसरा पर्सन जो पर्सन डेप्टर है। यानी कि कोर्ट की नजर में अगर हम देखेंगे तो यहां पर जो पर्सन बी है दैट इज द जजमेंट डेटर, दैट इज अ जजमेंट क्रेडिटर। पर्सन बी जो है वो जजमेंट क्रेडिटर है, और पर्सन ए जो है दैट इज द जजमेंट डेटर, ठीक है। तो ये दो पर्सन है यहां पर, एक है पर्सन बी और दूसरा है पर्सन ए। पर्सन ए जजमेंट डेटर है और पर्सन बी जो है वो है जजमेंट क्रेडिटर। क्लियर है चीज। नाउ जो बैंक XYZ है दैट विल बी द जजमेंट डेटर्स डेटर, वो क्या रहेगा, डेट विल बी द जजमेंट डेटर्स डेटर, राइट। तो अब ये जजमेंट डेटर्स डेटर जो होता है इसी को हम गार्निशी भी कहते हैं, वी से सच पर्सन टू बी गार्निशी, राइट। एंड इसको क्या कहते हैं अदरवाइज, वी से टू बी जजमेंट डेटर्स डेटर। तो इसको हम कहेंगे जजमेंट डेटर्स डेटर, यहां पर कह सकते हैं। सो दिस इज सेड टू बी द गार्निशिंग। अब इस केस में जो कोर्ट है डेट विल बी गिविंग एन ऑर्डर, तो कोर्ट एक ऑर्डर देगा यहां पर बैंक को कि तुम बताओ भाई कि जो पैसा तुम्हारे पास पड़ा है इस जजमेंट डेटर का, उसको क्यों ना इस्तेमाल किया जाए इस पर्सन की पैसे की रिकवरी के लिए, राइट। वो चीज यहां पर पूछी जाएगी एंड दैट इज द सीन, ठीक है। तो ये सिस्टम यहां पर रहता है विच इज बीइंग फॉलोड। यहां तक का क्लियर हो गया पॉइंट, राइट। तो जो ये गार्निशी ऑर्डर होता है ये बेसिकली किसके लिए, दिस इज बेसिकली फॉर द रिकवरी ऑफ द प्राइवेट ड्यूज। जो प्राइवेट रिकवरीज होने वाली थी किसको लेकर के, प्राइवेट पर्सन है ना, कोई किसी बैंक का कोई लेन देन तो है नहीं है, तो उसकी रिकवरी के लिए यहां पर इसे इस्तेमाल किया जाना था। पहली चीज तो यहां पर ये क्लियर होगी। अगर क्लियर हो गए पॉइंट्स तो काइंडली प्लीज फटाफट से यस लिख दीजिए कि यहां तक का अगर पॉइंट क्लियर हो गया आपको। तो वन थिंग इट्स रिलेटेड टू कि जो बैंक है उसने, बैंक क्या है यहां पर, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बैंक, बैंक जो है वो गार्निशी की पोजीशन पर है, बैंक गार्निशी की पोजीशन पर है। और जो यहां पर कस्टमर है, जो कस्टमर है डेट इज व्हाट, वो है यहां पर जजमेंट डेटर, वो जजमेंट डेटर है। एंड फर्दर जो पर्सन बी है, ठीक है, जिसने केस अप्लाई किया था, वो क्या है, डेट इज द जजमेंट क्रेडिटर, वो यहां पर जजमेंट क्रेडिटर है। क्लियर है चीज, ये पॉइंट यहां पर क्लियर हुआ आपको, राइट। सो वन थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, एक होता है कोर्ट, ठीक है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया, किसकी फेवर में दिया, जजमेंट क्रेडिटर की फेवर में दिया, किस पर्सन के लिए दिया, जजमेंट डेटर के लिए दिया। अब यहां पर जो इशू था वो किसको लेकर के था, गार्निशी कौन है, यहां पर बैंक है, यानी कि जजमेंट डेटर्स डेटर,
ठीक है, दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड जजमेंट डेटर्स डेटर। जजमेंट डेटर का भी जो डेटर है उसके लिए ये पर्टिकुलर इशू किया गया है, उसको ये जो ऑर्डर है वो दिया गया है। एंड मजे की बात ये है कि जो गार्निशी ऑर्डर होता है इट इज इशूड इन 2 स्टेजेस। ये सिंगल स्टेज में इशू नहीं होता, दिस इज इशूड इन 2 स्टेजेस। एक होता है ऑर्डर निसी, one it is related to the order nisi and the second one it's related to the order absolute। सो एक होता है ऑर्डर निसी और दूसरा होता है ऑर्डर एब्सोल्यूट। देखो जो ऑर्डर निसी होता है ना दैट इज जस्ट लेट्स से नोटिस टू द बैंक, एक तरह से नोटिस है बैंक को कि तुम बताओ कि इस पर्सन के पैसे रिलीज क्यों ना किए जाए, ये उस चीज से रिलेटेड, राइट। सो दिस इज जस्ट रिलेटेड टू द फैक्ट कि इस पर्सन के पैसे रिलीज क्यों ना किए जाए, दैट इज द फैक्ट ओनली, राइट। उसको हम कहते हैं व्हाट वी से इट टू बी द ऑर्डर निसी, इसको ऑर्डर निसी के नाम से जाना जाता है। एंड फर्दर जो दूसरा होता है दैट्स द ऑर्डर एब्सोल्यूट, यानी कि अगर बैंक ने कह दिया कि हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उस केस में, या फिर मान लो कि बैंक ने कोई अप्रोप्रिएट रिप्लाई नहीं करा तो फिर कोर्ट एक एब्सोल्यूट ऑर्डर दे देती है कि इस पैसे को अटैच कर दिया जाए, यानी कि इसको रिलीज कर दिया जाए ताकि जो ऑब्लिगेशन थी जजमेंट डेटर की टुवर्ड द जजमेंट क्रेडिटर उसको रीपे किया जा सके, ठीक है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस रहता है टुवर्ड द गार्निशी ऑर्डर। अब एक इसके देखो यहां पर थोड़ा सा टेक्निकली समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चंस आपको पार्टीज के साथ रिलेटेड भी आ सकते हैं, क्वेश्चंस कुड बी रिलेटेड टू द लेट्स से कि कौन से जजमेंट में दिया गया ऑर्डर, तो सब चीजों को गो थ्रू करेंगे। तो गार्निश ऑर्डर जो होता है वो सेक्शन 60 ऑफ द ऑर्डर 21 रूल 46 ए टू ई के बीच में यहां पर अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 गार्निश ऑर्डर इशू किया जाता है, सीपीसी के अंडर इशू किया जाता है एंड ये कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है। एप्लीकेशन दी जाती है किसके द्वारा, एप्लीकेशन इज गिवन बाय द जजमेंट क्रेडिटर एंड फर्दर जहां पर जजमेंट डेटर जो है आपको रिफ्यूज कर देता है कि भाई मैंने पैसा नहीं देना, तो फिर कोर्ट यहां पर ऐसा ऑर्डर इशू करता है, राइट। अब यहां पर समझिएगा, तो 3 पार्टीज हैं एज आई टोल्ड यू क्लियरली, मैंने आपको ये चीज बताई थी कि 3 पार्टीज हैं। वन इट इज रिलेटेड टू जजमेंट क्रेडिटर जिसने पैसे वापस लेने हैं वो, एंड ये ऑर्डर है जो दिया जाएगा गार्निशी को यानी कि बैंक को, और यहां पर कोर्ट इस ऑर्डर को देती है। तो 3 पार्टीज आर देयर। वन इट रिलेटेड टू द जजमेंट क्रेडिटर। जजमेंट क्रेडिटर क्या है, वो एंटिटी है जिसने पैसे लेने हैं, जिसने डेप्ट दिया था, राइट। फिर है सेकेंड पार्टी जजमेंट डेटर यानी कि कस्टमर जिसने पैसे देने थे, जिसका अकाउंट है, जिसके अकाउंट को टारगेट किया जा रहा है, दैट इज अ जजमेंट क्रेडिटर। एंड द थर्ड वन इट्स रिलेटेड टू गार्निशी यानी कि बैंक जिसके पास जजमेंट डेटर का पैसा पड़ा है, उसे हम क्या कहते हैं, वी से इट टू बी द गार्निशी, राइट। ध्यान से समझना, गार्निशी ऑर्डर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग क्रेडिट बैलेंस के ऊपर एप्लीकेबल होता है। सब्सिक्वेंट अगर कोई क्रेडिट हुआ पैसा तो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। समझने की बात यह है कि मान लो गार्निशी ऑर्डर आपके पास रिसीव हुआ सुबह 10 बजे, अकाउंट में रिसीव हुआ और बैंक ने उसी टाइम पर क्या कर देना, फ्रीज कर देना अकाउंट को, ऑपरेशंस नहीं करने देने अकाउंट में, राइट। या जितना अमाउंट मेंशन था उतने अमाउंट को फ्रीज कर देगा एंड बाकी अमाउंट के ऊपर करने देगा। लेकिन लेट्स टेक द केस की गार्निशी ऑर्डर आया था 1,50,000 का, मैं यहां पर लिख करके आपको बताता हूं। लेट्स केस की जो गार्निशी ऑर्डर रिसीव हुआ था वो रिसीव हुआ था 1.5 लाख रुपीस का, राइट। और अकाउंट में बैलेंस पड़ा था 70,000। कितना पड़ा था बैलेंस, 70,000 पड़ा था। तो ये 70,000 तो फ्रीज कर ही दिया जाएगा, ये तो साथ के साथ ही फ्रीज कर दिया। लेकिन लेट्स केस ये था 10 बजे का बैलेंस, ये 10 AM का बैलेंस है। 11 बजे एक आरटीजीएस आती है अकाउंट में एंड अकाउंट का बैलेंस हो जाता है 3,50,000। कितना हो गया बैलेंस, 3,50,000 हो गया। लेकिन सब्सिक्वेंट क्रेडिट के ऊपर गार्निशी ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट। सो इस चीज को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, देखो केस स्टडी फॉर्म में क्वेश्चन बनेंगे। बहुत से स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं कि भाई क्वेश्चन कहां से आ गया, तो क्वेश्चन इसी तरह से बनते हैं कि जो गार्निशी ऑर्डर है वो केस स्टडी की फॉर्म में आएगा कि इतना बैलेंस इतने बजे था, तो क्या मतलब 11 बजे बैलेंस आ गया तो क्या वहां पर एप्लीकेबल होगा, तो नहीं होगा। आप सब्सिक्वेंट क्रेडिट के ऊपर गार्निश ऑर्डर को अप्लाई नहीं कर सकते। एंड द अकाउंट मस्ट बी इन द सेम ऑर्डर एंड सेम कैपेसिटी। सेम ऑर्डर एंड कैपेसिटी में होना भी जरूरी है। अगर मान लो गार्निश ऑर्डर आया पर्सन ए के नाम में, राइट, और अकाउंट जो है वो है ए एंड बी का ज्वाइंट अकाउंट है, तो भाई यहां पर एप्लीकेबिलिटी नहीं बनेगी, यहां पर एप्लीकेबिलिटी नहीं बनेगी। या मान लो पर्सन ए के नाम पर आया और ए जो है उसका ट्रस्ट अकाउंट है, वहां पर भी एप्लीकेबिलिटी नहीं बनेगी। या फिर मान लो पर्सन ए की सीसी लिमिट चल रही है
पर्सन ए की सीसी लिमिट चल रही है, होता ना आउटस्टैंडिंग बैलेंस अभी अवेलेबल है, सैंक्शन लिमिट थी मान लो 4 लाख की, ठीक है, एंड उसमें उठाया उसने सिर्फ 3.5 लाख है, 50,000 अभी भी उठा सकता है, तो भाई उसके ऊपर गार्निशी ऑर्डर अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि लोन अमाउंट के ऊपर गार्निशी ऑर्डर अप्लाई नहीं होगा, देयर इट वॉन्ट बी एप्लीकेबल। अगर किसी एफडी के ऊपर चार्ज क्रिएट किया हुआ उसके ऊपर भी नहीं क्रिएट होगा, अगर हाँ कोई सरप्लस बैलेंस है उसके ऊपर क्रिएट हो सकता है, लेकिन अदरवाइज क्रिएट नहीं होगा, राइट। सो दैट इज अबाउट इट। फर्दर बैंक का जो राइट ऑफ सेट ऑफ है वो सुपीरियर, बैंक का राइट ऑफ सेट ऑफ जो होता है वो सुपीरियर होता है, बैंक का चार्ज हमेशा ओवरराइड करता है, क्योंकि राइट ऑफ सेट ऑफ जो है दैट इज अ स्टैट्यूटरी राइट व्हिच इज अवेलेबल टू द बैंक, राइट। यानी कि बैंक अपने अमाउंट्स की रिकवरी पहले कर सकता है, यानी कि एक टाइम पर आपके पास गार्निशी ऑर्डर आ गया और बैंक ने अपने अमाउंट की रिकवरी भी करनी थी, तो पहले बैंक अपने अमाउंट की रिकवरी करेगा, उसके बाद गार्निशी जो है उसको ऑर्डर को इंप्लीमेंट करेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है जी, तो इस चीज को समझना जरूरी है। नाउ एज आई टोल्ड यू देयर आर 3 पार्टीज, एंड व्हाट 3 पार्टीज आर देयर? वन, इट इज रिलेटेड टू द जजमेंट क्रेडिटर, जजमेंट डेटर जिसने पैसे देने थे, जजमेंट क्रेडिटर जो केस लेके गया कानून के पास, और गार्निशी वो बैंक है जिसके पास पर्सन का अकाउंट मेंटेन्ड है। एज आई टोल्ड यू गार्निशी ऑर्डर जो होता है वो 2 पार्ट्स में इशू किया जाता है, इट इज इशूड इन 2 पार्ट्स, ऑर्डर निसी एंड ऑर्डर एब्सोल्यूट। एक होता है ऑर्डर निसी एंड दूसरा होता है ऑर्डर एब्सोल्यूट। ऑर्डर निसी जो होता है वो एक प्रीलिमिनरी ऑर्डर है, दिस इज अ प्रीलिमिनरी ऑर्डर, जहां पर कोर्ट डायरेक्ट करती है बैंक को भाई स्टॉप पेमेंट कर दो, और साथ के साथ हमें बताओ कि ये पैसे रिलीज क्यों ना किए जाए, वाई दीज अमाउंट शुड नॉट बी रिलीज्ड, क्यों इसको इंप्लीमेंट ना करे, कोई रीजन है आपके पास तो हमें बताओ, राइट। दैट इज ऑर्डर निसी। और सेकंड स्टेज होती है ऑर्डर एब्सोल्यूट, दैट इज एब्सोल्यूट स्टेज, कि इस टाइम के ऊपर तो और कोर्ट ने जो कह दिया वो इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा, राइट। यानी कि जो रिपोर्ट सबमिट करी है कोर्ट ने उसके बेस पर आपको जो कोर्ट ने चीज कहती है उसको मानना ही पड़ेगा। एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो मैंने आपको बताया कि अकाउंट्स सेम ऑर्डर में एंड सेम कैपेसिटी में होने चाहिए। अगर ऑर्डर आपके पास सिंगल नेम में है तो आप ज्वाइंट अकाउंट के बैलेंसेस को अटैच नहीं कर सकते, एंड अगर ऑर्डर आपके पास ज्वाइंट नेम में रिसीव हुआ है तो वो इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर एप्लीकेबल रहेगा। यानी कि अगर ऑर्डर आ गया ए एंड बी के नाम में, तो ए का अकाउंट भी है इंडिविजुअली, बी का अकाउंट भी है, तो फिर दोनों में इंप्लीमेंटेशन हो जाएगी, लेकिन रिवर्सल ट्रू नहीं है। यानी कि इंडिविजुअल के नाम पर आया तो फिर आप डबल में लेके नहीं जा सकते, लेकिन अगर डबल के नाम में आया तो इंडिविजुअल में जा सकते हो। इसी तरह से पार्टनर के केस में होता है, लेट्स से केस की एक पार्टनरशिप फर्म है ABC पार्टनरशिप फर्म इज देयर एंड 3 पार्टनर्स हैं इसके A, B एंड C। अब अगर पार्टनरशिप फर्म के नाम में गार्निशी ऑर्डर रिसीव हो गया, फिर तो पार्टनर्स के अकाउंट का बैलेंस जो है वो अटैच हो सकता है, क्योंकि पार्टनर्स की लायबिलिटी जो होती है दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी, राइट, बिकॉज पार्टनर्स होते हैं पर्सनली एंड सेवरली लायबल होते हैं, तो पार्टनर के अकाउंट का बैलेंस अटैच कर सकते हो अगर फर्म के नाम पर ऑर्डर आया। लेकिन अगर इंडिविजुअल पार्टनर के नाम पर ऑर्डर आया फिर फर्म के अकाउंट के ऊपर नहीं जा सकते आप। इसी तरह से अगर इंडिविजुअल के नाम पर आया तो प्रोप्राइटरशिप अकाउंट को हम बीच में ले सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटी सेम है वहां पर, राइट, तो इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है। अगर डिफरेंट कैपेसिटी में मान लो ट्रस्ट के नाम पर है, एक ट्रस्टी के नाम पर है ऑर्डर, ठीक है, और इंडिविजुअल अकाउंट के नाम पर आया लेकिन ट्रस्टी है वो किसी अकाउंट में, तो वहां पर ट्रस्ट अकाउंट में एप्लीकेबिलिटी नहीं बनेगी, राइट। तो ये चीज देखना यहां पर जरूरी है। एंड इवन अगर गार्डियन अकाउंट है, लेट्स से माइनर के साथ गार्डियन है पर्सन ए इज गार्डियन अकाउंट, इसका गार्डियन है किसी माइनर का, वो अकाउंट है, और पर्सन ए के नाम पर गार्निश ऑर्डर है, तो इस अकाउंट में भी इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी, ठीक है। और सिर्फ आप क्रेडिट बैलेंस को अटैच कर सकते हो, सिर्फ क्रेडिट बैलेंस को अटैच कर सकते हो, डेबिट बैलेंस को अटैच नहीं कर सकते हो। गार्निशी ऑर्डर जो होता है वो डेब्ट ड्यू के ऊपर एप्लीकेबल होता है, यानी कि डिमांड डिपॉजिट्स जो अक्रियूइंग ड्यू है, टाइम डिपॉजिट्स उनके ऊपर एप्लीकेबल है, लेकिन फ्यूचर क्रेडिट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। यानी कि अगर जो इंटरेस्ट अक्रूड है उसके ऊपर एप्लीकेबिलिटी नहीं है, वहां पर कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है, ठीक है। सो इस चीज का भी ध्यान रखना यहां पर जरूरी है। क्लियर है यहां तक के पॉइंट? गार्निश ऑर्डर को लेकर के हमने इतनी चीजों को गो थ्रू करा, यहां तक कि अगर आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए, डू लेट मी नो एट द अर्लीस्ट, राइट। तो गार्निश ऑर्डर जो रहेगा वो क्रेडिट बैलेंस के ऊपर एप्लीकेबल रहेगा। जब ऑर्डर रिसीव होता उस टाइम पर क्रेडिट बैलेंस क्या था उसके ऊपर गार्निशी ऑर्डर एप्लीकेबल होगा, जो सब्सिक्वेंट बैलेंसेस होंगे उनके ऊपर गार्निशी ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होता है। दिस इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, काइंडली प्लीज नोट इट डाउन। वैसे तो सभी पॉइंट्स ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो डेफिनेटली एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। एंड गार्निश ऑर्डर जो है वो एक्चुअल डेब्ट की रिकवरी के लिए इशू किया जाता है, किसी
किसी पर्टिकुलर कंटिंजेंट डेप्ट की रिकवरी के लिए इशू नहीं किया जाता। कंटिंजेंट डेप्ट कौन सा होता है? जो आगे जाकर के लायबिलिटी बनेगी, उसके लिए गार्निशी ऑर्डर इशू नहीं किया जाता है। एंड अगर आपके पास गार्निशी ऑर्डर रिसीव हो गया बिफोर द एक्चुअल कैश पेमेंट, मान लो इवन दो जो चेक जो था वो पेमेंट के लिए पास कर दिया गया था, टोकन इशू कर दिया गया था, लेकिन कैश नहीं दिया गया है, पर्सन काउंटर पे खड़ा कैश नहीं दिया गया है, तो बैंक स्टॉप पेमेंट कर सकता है। ठीक है, कि गार्निशी ऑर्डर एप्लीकेबल है तो बैंक स्टॉप पेमेंट कर सकता है। एंड गार्निशी ऑर्डर जो है इज नॉट एप्लीकेबल जो पैसा आपका बाहर पड़ा होता है उसके ऊपर। अब्रॉड पड़ा ना पैसा अगर आपका कोई, तो उसके ऊपर भी गार्निशी ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं है। अगर इंडियन टेरिटरी में पैसा पड़ा है तो उसके ऊपर गार्निश ऑर्डर एप्लीकेबल होगा, बट अगर कोई आपका पैसा बाहर पड़ा है वहां पर गार्निश ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होगा। इसी तरह से मान लो आपके सेफ कस्टडी में कुछ चीजें पड़ी हैं या लॉकर में कोई कंटेंट पड़े हैं, आपके आर्टिकल्स पड़े हैं, तो उसके ऊपर भी गार्निशी ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होगा। इन दैट सिनेरियो आल्सो द गार्निशी ऑर्डर इज नॉट एप्लीकेबल। ट्रस्ट अकाउंट को भी नहीं कर सकते अटैच, मैंने आपको ऑलरेडी चीज बता दी है। ठीक है, दैट इज आल्सो टोल्ड टू यू। एंड सिक्योरिटीज जो लॉस्ड है बैंक के पास, कोई लेट से कोई सिक्योरिटी थी जो किसी स्पेसिफिक लायबिलिटी को लेकर लॉस्ड है, लेट से गोल्ड है बैंक के पास पड़ा है, अब गोल्ड लोन लिया होगा ना आपने, तो गोल्ड किसी स्पेसिफिक लायबिलिटी को लेकर के पड़ा ना, तो वहां पर भी गार्निश एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है जी। गार्निशी ऑर्डर क्या डिजीज अकाउंट के ऊपर एप्लीकेबल है? यस इट इज एप्लीकेबल। क्यों? क्योंकि डिजीज अकाउंट की एक प्रीवियस लायबिलिटी थी। अब जो उसने पैसा किसी पर्सन को देना था वो तो उसके जीते जीते की होगी ना लायबिलिटी, तो डिजीज अकाउंट के केस में गार्निशी ऑर्डर अगर आपके पास आता है तो वहां पर एप्लीकेबिलिटी बनेगी। ऐसा नहीं है कि आप कहोगे कि पर्सन तो डेड हो गया जी, हमारा तो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप है, आप नॉमिनेशन से ले लेना। नो, ऐसा कुछ नहीं है। उस पर्टिकुलर सिनेरियो में लायबिलिटी बनेगी, गार्निशी ऑर्डर एप्लीकेबल होगा उन अकाउंट्स के ऊपर। मेक श्योर टू कीप दैट पर्टिकुलर थिंग इन माइंड कि इन केस ऑफ डिजीज्ड पर्सन गार्निशी ऑर्डर एप्लीकेबल होने वाला है, राइट। लेकिन मान लो जो अनयूटिलाइज पोर्शन है सीसी लिमिट का, मैंने जैसे आपको बताया कि सीसी लिमिट है उसमें 4 लाख की लिमिट थी, 3.5 लाख उठाया, 50,000 अभी उठाया ही नहीं है, तो उसके ऊपर एप्लीकेबिलिटी होगी? नहीं होगी। देयर द गार्निशी ऑर्डर वॉन्ट बी एप्लीकेबल, उस केस में गार्निशी ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होगा। राइट ऑफ सेट ऑफ सुपीरियर होता है, हमेशा सुपीरियर होता है, दैट इज टू बी केप्ट इन माइंड। क्लियर है चीज? एंड फर्दर अगर आपने एफडीआर को एज कोलेटरल रखा हुआ है, राइट, तो उसके केस में भी ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन हां, अगर एफडीआर प्राइमरी सिक्योरिटी की तरह है तो जो अनयूटिलाइज पोर्शन होगा उसके ऊपर आप गार्निशी ऑर्डर लगा सकते हो। मान लो एफडीआर थी 10 लाख रुपए की, राइट, और 10 लाख के अगेंस्ट 3 लाख का डीएल पर्सन ने ले रखा है, 3 लाख का डिमांड लोन ले रखा है, तो जो अनयूटिलाइज पोर्शन है, मार्जिन वगैरह मान के चाहिए, मान लो 4 लाख चाहिए था बैंक को, तो जो अनयूटिलाइज पोर्शन होगा 6 लाख रुपए का, उसके ऊपर दैट वुड बी अवेलेबल फॉर द गार्निश ऑर्डर, तो उसके ऊपर गार्निश ऑर्डर लग सकता है, दैट अमाउंट वुड बी अवेलेबल। और लास्ट पॉइंट रिलेटेड की गार्निश ऑर्डर क्या माइनर अकाउंट के ऊपर एप्लीकेबल होगा? नो, इवन माइनर अकाउंट के ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। और हां, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर बैंक यानी कि गार्निशी ऑर्डर के साथ कंप्लाई नहीं करता, कोर्ट ने जो ऑर्डर इशू किया उसके साथ अगर बैंक कंप्लाई नहीं करता है, उसको नजरअंदाज करता है, तो उसे माना जाएगा जिम्मेदार कि भाई तुम्हें इक्वल अमाउंट पे करना पड़ेगा जितने अमाउंट का गार्निशी ऑर्डर था, राइट। दैट इज टू बी केप्ट इन माइंड। क्लियर है ये पार्ट? चलिए, अभी नेक्स्ट जो हम कवर करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू द अटैचमेंट ऑर्डर, अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट वन इट्स रिलेटेड टू द अटैचमेंट ऑर्डर। तो एक होता है गार्निश ऑर्डर जहां पर थी पर्सनल लायबिलिटी, प्राइवेट लायबिलिटी किसी पर्सन की, लेकिन अटैचमेंट ऑर्डर होता है स्टैच्यूटरी लायबिलिटी को रिकवर करने के लिए। अगर कोई स्टैच्यूटरी लायबिलिटी था, अपने गवर्नमेंट के पैसे पे करने थे कोई, उसको लेकर के जो ऑर्डर इशू किया जाएगा दैट इज सेट टू बी द अटैचमेंट ऑर्डर। तो कब इशू किया जाएगा? ये स्टैच्यूटरी अथॉरिटी की तरह इशू किया जाएगा। मान लो कोई कस्टम डिपार्टमेंट है, टैक्स डिपार्टमेंट है, टैक्स अथॉरिटी है, स्टैच्यूटरी ड्यूज है, उनकी रिकवरी के लिए अटैचमेंट ऑर्डर इशू किया जाएगा। और ये कोई 2 स्टेजेस में नहीं होता, जैसे इन केस ऑफ द गार्निश ऑर्डर 2 स्टेजेस होती हैं, ऑर्डर निसी, ऑर्डर एब्सोल्यूट, लेकिन अटैचमेंट ऑर्डर सिंगल स्टेज में होता है, एब्सोल्यूट ऑर्डर के केस में होता है। देखो, गार्निशी ऑर्डर के केस में अमाउंट एब्सोल्यूट हो भी सकता है, अमाउंट कुड बी एब्सोल्यूट। मतलब क्या इसका? इसका मतलब है कि हो सकता है कि ऑर्डर के ऊपर स्पेसिफिकली अमाउंट मेंशन्ड हो, ये चीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कुड बी और नॉट बी।
एब्सोल्यूट हो भी सकता है कि अमाउंट मेंशन्ड हो पर्टिकुलरली, या ये भी हो सकता है कि गार्निशी ऑर्डर के ऊपर अमाउंट मेंशन ना हो, लेकिन अटैचमेंट ऑर्डर के केस में हमेशा एब्सोल्यूट ऑर्डर होगा, हमेशा अमाउंट मेंशन्ड रहेगा ही रहेगा। इन केस ऑफ द अटैचमेंट ऑर्डर द अमाउंट इज एब्सोल्यूट एंड ऑलवेज मेंशन्ड इन केस ऑफ इट, हमेशा मेंशन्ड रहेगा, दैट इज एब्सोल्यूट। ये चीज होनी है कि हमेशा अमाउंट जो रहेगा वो मेंशन होगा ही होगा, राइट? ये चीज क्लियर होगी है। एंड फर्दर अटैचमेंट ऑर्डर जो होता है वो सब्सीक्वेंट क्रेडिट्स के ऊपर भी एप्लीकेबल रहता है। हमने एक चीज पढ़ी थी ना कि गार्निश ऑर्डर सब्सीक्वेंट क्रेडिट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, यानी कि जो बैलेंस था जब गार्निश ऑर्डर रिसीव हुआ सिर्फ उसी के ऊपर एप्लीकेबल होगा। ये हमने गार्निश ऑर्डर के बारे में पढ़ा था, लेकिन अटैचमेंट ऑर्डर के केस में ऐसा नहीं है। इवन जो सब्सीक्वेंट क्रेडिट है, बाद में भी पैसा जो जमा होगा, उसके ऊपर भी अटैचमेंट ऑर्डर एप्लीकेबल रहता है। क्लियर है? एक बार इसकी गाइडलाइंस को पढ़ते हैं अच्छे से तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। सो अटैचमेंट ऑर्डर होता है स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज के द्वारा इशू किया जाता है, गवर्नमेंट ड्यूज जो पेंडिंग थी उनकी रिकवरी के लिए ये इशू किया जाता है। एंड ये बेसिकली पावर्स डेलीगेट की गई हैं असेसिंग ऑफिसर को या टैक्स रिकवरी ऑफिसर को या कस्टम ऑफिसर को कि वो ऐसा अटैचमेंट ऑर्डर इशू कर सकते हैं। ठीक है, अब सिमिलर पावर्स रहती हैं बाकी अथॉरिटीज के पास भी, जैसे कस्टम अथॉरिटीज हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट्स हैं। तो ये जितने भी आपके गवर्नमेंट के अदारे हैं, गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं, वहां पर अगर आपके ड्यूज पड़े हैं तो वहां के ऑफिसर्स को ये पावर होती है कि वो आपके पैसे के लिए अटैचमेंट ऑर्डर इशू कर सकते हैं। और अगर बैंक कंप्लाई नहीं करता अटैचमेंट ऑर्डर के साथ तो बैंक को असेसी इन डिफॉल्ट माना जाएगा, यानी कि बैंक को माना जाएगा कि भाई आपने डिफॉल्ट करा है, उस पर्सन की गलती नहीं है, क्योंकि उसके तो पैसे पड़े थे, आपकी जिम्मेदारी थी, आपने वो पैसे देने थे, आपने वो पैसे नहीं दिए तो उसको इन डिफॉल्ट माना जाएगा। राइट? अब ध्यान से इसके डिफरेंसेस को समझना। ठीक है, अब इशूइंग अथॉरिटी की बात करें तो गार्निश ऑर्डर के केस में इशूइंग अथॉरिटी कौन होती है? कंपिटेंट जो कोर्ट होती है वो यहां पर गार्निश ऑर्डर इशू करती है, जबकि अटैचमेंट ऑर्डर को जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, कस्टम अथॉरिटीज है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, वो इस अटैचमेंट ऑर्डर को इशू करते हैं। एंड लीगल प्रोविजन की बात करें तो सीपीसी के सेक्शन 60 रूल ऑर्डर 21 रूल 46 के अंदर इसको इशू किया जाता है, जबकि ये डिफरेंट जो लॉज होते हैं उनके अंदर अटैचमेंट ऑर्डर को इशू किया जाता है। दैट्स अ सेपरेट पार्ट रिलेटेड टू इट। फर्दर स्टेजेस की बात करें तो इन केस ऑफ द अटैचमेंट ऑर्डर इट इज ऑलवेज इन वन फॉर्म, दैट इज एब्सोल्यूट फॉर्म ओनली, जबकि गार्निश ऑर्डर दो स्टेजेस में इशू किया जाता है, ऑर्डर निसी एंड देन फर्दर ऑर्डर एब्सोल्यूट। अब लायबिलिटी की बात करें, गार्निश ऑर्डर प्राइवेट लायबिलिटी की रिकवरी के लिए होता है, जबकि जो अटैचमेंट ऑर्डर है वो स्टैट्यूटरी लायबिलिटी की रिकवरी के लिए होता है। एंड फर्दर बात करें डिपॉजिटर की तो डिपॉजिटर को क्या कहते हैं? जजमेंट डेटर कहते हैं। वी से इट टू बी जजमेंट डेटर, राइट? जजमेंट डेटर जिसके खिलाफ जजमेंट दी गई है। एंड जो अगर अटैचमेंट ऑर्डर तो उसे असेसी इन डिफॉल्ट कहा जाता है। वी से इट टू बी असेसी इन डिफॉल्ट। बैंक को क्या कहते हैं? बैंक इज सेड टू बी गार्निशी इन केस ऑफ द गार्निशी ऑर्डर, गार्निशी कहते हैं इन केस ऑफ द गार्निशी ऑर्डर। एंड असेसिस डेटर कहा जाता है बैंक को, बैंक विल बी सेड टू बी द असेसिस डेटर। यानी कि अगर मैं अटैचमेंट ऑर्डर की बात करूं तो यहां पर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है that will be issuing the order, right? एंड यहां पर जो बैंक है वो प्रेजेंट रहेगा और एक कस्टमर है वो प्रेजेंट रहेगा। कस्टमर को क्या कहा जाएगा? कस्टमर वुड बी सेड टू बी द असेसी इन डिफॉल्ट, इसको असेसी इन डिफॉल्ट कहा जाएगा। और बैंक को क्या कहा जाएगा? बैंक विल बी असेसिस डेटर, डेटर असेसिस डेटर कहा जाएगा। ठीक है जी, ये फंडा रहता है। अमाउंट की बात करें तो जैसे मैंने बताया था कि इट कुड बी द केस कि गार्निश ऑर्डर के केस में अमाउंट मेंशन्ड हो भी सकता है ना मेंशन्ड हो, ये दोनों चीज हो सकती है। लेकिन अटैचमेंट ऑर्डर के केस में अमाउंट हमेशा मेंशन्ड रहेगा, क्लियर अमाउंट विल बी मेंशन्ड, अमाउंट हमेशा स्पेसिफिकली मेंशन्ड रहेगा इन केस ऑफ द अटैचमेंट ऑर्डर। एंड इफ वी टॉक अबाउट कि कौन से बैलेंस के ऊपर एप्लीकेबल है, सिर्फ जो प्रीवियस बैलेंस था आपका गार्निश ऑर्डर रिसीव होने से पहले, सिर्फ उसके ऊपर एप्लीकेबिलिटी बनेगी गार्निश ऑर्डर की। फ्यूचर सब्सिक्वेंट क्रेडिट्स के ऊपर एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है। लेकिन इन केस ऑफ द अटैचमेंट ऑर्डर सब्सिक्वेंट जो क्रेडिट्स हैं उनके ऊपर भी वैलिडिटी रहेगी अटैचमेंट ऑर्डर की। लिमिटेशन पीरियड की बात करें तो गार्निश ऑर्डर का लिमिटेशन पीरियड 12 साल का है, यानी कि एक बार अगर गार्निश ऑर्डर रिसीव हो गया तो उसकी जो जिम्मेदारी रहेगी बैंक की 12 साल तक रहेगी। बट इन केस ऑफ अटैचमेंट ऑर्डर इट इज अप टू 30 ईयर्स, 30 साल तक की जिम्मेदारी रहेगी, राइट? एंड डिपॉजिट्स की बात करें तो दोनों ही डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है,
राइट ऑफ सेट ऑफ की बात करें तो देखो, राइट ऑफ सेट ऑफ हमेशा सुपीरियर रहेगा, ऑलवेज सुपीरियर टू इट, इट इज ऑलवेज सुपीरियर टू इट। यानी कि अगर आपके पास एक ही टाइम के ऊपर गार्निश ऑर्डर रिसीव हो गया और अटैचमेंट ऑर्डर रिसीव हो गया, तो क्या इसकी प्रायोरिटी रहेगी? व्हाट विल बी द प्रायोरिटी? प्रायोरिटी रहेगी, सबसे पहले रहेगी बैंक के अपने ड्यूज को लेकर के, बैंक्स ऑन ड्यूज, बैंक के अपने ड्यूज की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर रहेगी अटैचमेंट ऑर्डर की, तीसरे नंबर पर रहेगी गार्निश ऑर्डर। क्लियर है चीज? अब देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, डेट इन द केस ऑफ द गार्निश ऑर्डर, अगर ज्वाइंट अकाउंट के केस में आया, लेट्स केस ए एंड बी का ज्वाइंट अकाउंट है, अब उसके केस में बैलेंस पड़ा है 50,000। कितना पड़ा है? बैलेंस 50,000 का। और जो ऑर्डर रिसीव हुआ है डेट इज इन द नेम ऑफ पर्सन ए। ठीक है, तो अगर तो ऑर्डर है गार्निशी ऑर्डर, फिर ये एप्लीकेबिलिटी नहीं बनेगी, क्योंकि कैपेसिटी डिफरेंट है। यहां पर ज्वाइंट अकाउंट है, राइट, ये इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है, ये ज्वाइंट अकाउंट है, तो एप्लीकेबिलिटी नहीं बनेगी। लेकिन अगर हुआ अटैचमेंट ऑर्डर, अगर अटैचमेंट ऑर्डर हुआ, फिर एप्लीकेबिलिटी बनेगी, यस बनेगी। और कैसे बनेगी? ये कंसीडर कर लिया जाएगा कि ए एंड बी का टोटल बैलेंस है 50,000, हाफ ऑफ बैलेंस ये माना जाएगा बिलोंग करता है, 25,000 बिलोंग करता है पर्सन ए को, और 25,000 बिलोंग करता है पर्सन बी को, एंड पर्सन ए के 25,000 के ऊपर अप्लाई कर दिया जाएगा अटैचमेंट ऑर्डर। क्लियर है चीज? तो ये चीजें डिफरेंट होती हैं इन केस ऑफ द अटैचमेंट ऑर्डर, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, उसकी प्रायोरिटी को ज्यादा माना गया। क्लियर है चीज? फर्दर इट्स रिलेटेड टू, अगर तो सेम नेम में ज्वाइंट अकाउंट है, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एप्लीकेबल रहेगा ज्वाइंट के केस में भी। लेकिन मान लो कि अगर कंपनी के ट्रस्टी के केस में, फिर एप्लीकेबिलिटी नहीं है। यानी कि अगर टोटली डिफरेंट कैपेसिटी में है, फिर एप्लीकेबिलिटी नहीं है। ज्वाइंट है तो एप्लीकेबल है, लेकिन अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं है। डिजीज अकाउंट के केस में दोनों एप्लीकेबल है, इनसॉल्वेंट अकाउंट के केस में दोनों ही केस में एप्लीकेबिलिटी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये पर्सन इनसॉल्वेंट हो गया है, तो उसके केस में क्या गार्निश ऑर्डर एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा भाई, वो लिक्विडेटर के पास चला गया, स्टेट उसका स्टेट लिक्विडेटर के पास चला गया। ठीक है, तो उसके केस में एप्लीकेबिलिटी ना गार्निश ऑर्डर की होगी, ना ही उसके केस में आपकी एप्लीकेबिलिटी होगी रिलेटेड टू द अटैचमेंट ऑर्डर। अनड्रॉन सीसी बैलेंस के ऊपर एप्लीकेबिलिटी इस केस में भी नहीं है, अनयूटिलाइज्ड बैलेंस के ऊपर दोनों के केस में एप्लीकेबिलिटी बन जाती है। एफडीआर को कोलेटरल की तरह रखा है तो कहीं पर भी एप्लीकेबिलिटी नहीं है। प्रेफरेंस की बात करें तो एओ की प्रेफरेंस हमेशा ज्यादा होती है गार्निश ऑर्डर के ऊपर, अगर आपके पास रिसीव होती है। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया, बैंक का जो राइट ऑफ सेट ऑफ है वो दोनों से सुपीरियर है। यानी कि सिंपल सा फंडा अगर हम देखें, हम सिंपल सी चीज कह सकते हैं कि राइट ऑफ सेट ऑफ जो है इज सुपीरियर देन द अटैचमेंट ऑर्डर। ये अटैचमेंट ऑर्डर से ऊपर है, एंड फर्दर अटैचमेंट ऑर्डर जो है दैट्स अबव द गार्निशी ऑर्डर। हियर इज अ सिंपल स्टांस रिलेटेड टू इट, राइट। तो ये प्रायोरिटी समझना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, राइट। सो फिलहाल के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो तैयारी कर रहे हैं बैंक प्रमोशन एग्जाम्स के लिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, फुल डिटेल्स के लिए आपको सिंपली व्हाट्सअप करना है प्रमोशन अपडेट्स लिख करके टू द नंबर 8360944207, एंड आई विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स विद यू। हैप्पी लर्निंग।